सिम्टम्स अगर हम जानना चाहें तो वो कैसे परसिस्ट करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे हार्ट ब्लॉकेजेस का? करेक्ट। सो सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है दैट इज चेस्ट पेन। जब आदमी बैठा होता है तब वो ठीक होता है, लेकिन जब वो चलता है या सीढ़ियाँ चढ़ता है तो बोलता है कि मेरे को चेस्ट में हैवीनेस लगने लगती है। थोड़ा भी चलना और सीढ़ियाँ चढ़ने पर नहीं, पहले तो शुरू में तो ज़्यादा चलने पे होगा, लेकिन अगर वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा, रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं करेगा, तो धीरे धीरे उसकी एक्सरसाइज की कैपेसिटी जो वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। हाँ। पहले उसको लगेगा जी कि जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता था तब होता था, लेकिन अब तो मैं वॉशरूम जाता हूँ तो भी हो जाता है। तो चेस्ट पेन सबसे कॉमन सिम्टम है। यूजली लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन है, लेकिन राइट साइडेड भी हो सकता है। दोनों कंधों में भारीपन आ सकता है। लेफ्ट आर्म में क्लासिकली पेन हो सकता है, ये नहीं कि राइट आर्म में नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है। जॉ में पेन हो सकता है, गले में चोकिंग सेंसेशन लग सकती है, पसीने छूट सकते हैं। चांसेस है कि पहली बार में ही हार्ट अटैक हो सकता है या कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, या हार्ट ब्लॉकेजेस बन रहे तो आपको चांसेस देते हैं वो? बहुत बार चांस देते भी हैं, लेकिन कई बार चांस नहीं भी मिलती। एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं सडन कार्डियक डेथ। वो सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन है हार्ट ब्लॉकेज का। तो इसमें अगर जैसे हमें समझना हो कि हमारे हार्ट में जो ब्लॉकेजेस बने हैं वो माइल्ड है, मॉडरेट है या बहुत ज़्यादा सीवियर है कि बहुत ज़्यादा ही हमारे हार्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा? कोई टेस्ट है कंफर्म करने के लिए? आप जब ईसीजी, इको में तो आपको एक आइडिया लग जाता है हार्ट का फंक्शन कैसा है, कोई पुराना कार्डियक इवेंट तो नहीं हुआ। जैसे आजकल सीटी कॉर्नरी एंजियो है, जिसमें आप एक कॉन्ट्रास्ट देके सीटी स्कैनर से नॉन इन्वेजिवली देख सकते हो कि ब्लॉकेज कितनी है। क्या लाइफ टाइम चलती हैं दवाइयाँ या बंद भी हो सकती हैं हार्ट ब्लॉकेजेस के लिए? करेक्ट। सो सपोजिंग किसी की एंजियोप्लास्टी हो गई या उसकी बाईपास सर्जरी हो गई, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो लाइफ लॉन्ग चलनी होती हैं, जिसमें कुछ सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड थिनर्स। फिर एक होती है दवाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने की, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसमें एंजियोप्लास्टी करेंगे और किसमें बाईपास सर्जरी करेंगे? तो अगर तो तीनों आर्टरियां ब्लॉक हैं, सीवियरली डायबिटिक है, मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, तो उसमें बाईपास ही बेटर रहता है। लेकिन अगर एक आइसोलेटेड ब्लॉकेज है तो उस टाइम पे एंजियोप्लास्टी करना। अगर सिंपल डिजीज है, एक आध जगह है, दो जगह, तो आप एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं। हेलो हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे हार्ट ब्लॉकेजेस के बारे में। अक्सर आपने इस टर्म का नाम सुना होगा, पर आपने कभी सोचा है कि हमारे दिल में ब्लॉकेजेस बन कैसे जाते हैं? हम ऐसे क्या गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे हार्ट में ब्लॉकेजेस बनने की नौबत आ जाती है? क्या हमारे डाइट में ऐसे कुछ गलत चीजें हमने शामिल की है, लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी गलत चीजें की हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, जो अल्टीमेटली आगे चल करके हमारे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट इन सब का कारण बनने लगती है? तो अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा, जिसमें हम बहुत ही वैल्यूएबल और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं डॉक्टर विनीत भाटिया, जो कि डायरेक्टर हैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, मेदांता हॉस्पिटल्स, नोएडा में। तो डॉक्टर, सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक हार्ट ब्लॉकेजेस के बारे में सही इन्फॉर्मेशन, ऐसी जानकारी जो उनको सच में प्रैक्टिकल भी लगे, समझ में भी आए, उसके बारे में हम सारी चीजें बता सके, समझा सके। सबसे पहले हम शुरुआत इसी से करेंगे कि दिल में ब्लॉकेजेस बन क्यों जाते हैं, क्या होते हैं हार्ट ब्लॉकेजेस, अगर हमें सिंपल लैंग्वेज में समझना हो। ठीक है। तो हार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो पूरे ब्लड पहुंचाता है पूरी बॉडी को। ये बहुत ही एफिशिएंट पंप है, जो बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब से वो पंप करना शुरू करता है और लास्ट तक हमारा साथ देता है। हाँ। ये पूरी बॉडी को ही ब्लड नहीं देता, उसको अपने काम करने के लिए भी ब्लड चाहिए होता है, और वो ब्लड इसको कुछ आर्टरीज के मींस माध्यम से पहुंचता है, जिसको हम कॉर्नरी आर्टरीज कहते हैं। अब होता क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है तब तो आर्टरीज बिल्कुल क्लीन होती हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे एज बढ़ती जाती है, कभी कभी इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स बनने शुरू हो जाते हैं। अगर अच्छा लाइफस्टाइल ना हो, अगर डाइट ठीक ना हो, या देखा बहुत स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री है, या फिर किसी को रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज, स्मोकिंग, स्ट्रेसफुल लाइफ, तो इन केसेस में कई बार वो ब्लॉकेजेस बहुत जल्दी मेज प्रोपोगेट होते हैं और आने वाले टाइम में फिर वो एक सिग्निफिकेंट रूप लेके आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं, और फिर ब्लड अच्छे से जा नहीं पाता और पेशेंट को कुछ ना कुछ सिम्टम्स कार्डियक के होने लगते हैं। तो ब्लॉकेज बेसिकली यही है, कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट जो पहले बहुत कम होता है और फिर टाइम के साथ बढ़ते जाता है। आपने कहा कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस क्यों बनने लगते हैं। अगर हमें सिंपल लैंग्वेज में समझना हो कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें हार्ट में ब्लॉकेजेस बनने की चांसेस ज़्यादा हैं, सो दैट वो अभी से ही समझ जाए, अगर जो भी ऑडियंस हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कि हम इस कैटेगरी में आते हैं, अभी से ही हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करना शुरू कर देते हैं। करेक्ट। तो जो भी हार्ट अटैक या हार्ट ब्लॉकेजेस के जो रिस्क फैक्टर हैं, हम उसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो है नॉन मॉडिफाइबल और दूसरा है मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल मतलब जिसको हम बदल नहीं सकते चाह के भी, जैसे कि एज तो टाइम के साथ बढ़नी है, तो जैसे एज बढ़ती जाएगी ब्लॉकेजेस के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे।
सेकेंड इज सेक्स। मेल्स में हार्ट की बीमारी ज़्यादा कॉमन है, हम इतने न्यूज़ देखते हैं, मेजॉरिटी मेल्स ही अफेक्टेड होते हैं, लेकिन मेन्यूपॉज होने तक फीमेल्स लार्जली प्रोटेक्टेड होती हैं क्योंकि अंदर उनका हार्मोनल मिलियो ऐसा होता है, एस्ट्रोजन होता है जो उनको बचाता है। लेकिन एक बार जब मेन्यूपॉज हो जाता है तो मेल्स एंड फीमेल्स इक्वली अफेक्टेड होते हैं। थर्ड चीज इज फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री तो आप चेंज नहीं कर सकते, जिस फैमिली में पैदा हो वहीं हो। तो जिस फैमिली में बहुत ज़्यादा मेंबर्स अफेक्ट हो रहे हैं एक यंग एज के ऊपर हार्ट डिजीज से, वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट डिजीज होने के। सो फैमिली हिस्ट्री इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद हम आते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स पे, जहाँ पे हम कुछ काम कर सकते हैं इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए। उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबको पता है, स्मोकिंग है। स्मोकिंग इतनी रैम्पेंट हो रही है, यंग में जो पॉपुलेशन है वो लोग स्मोक कर रहे हैं, फीमेल्स में भी स्मोकिंग की इंसिडेंस बढ़ी है। इनफैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज में बढ़ रही है, डेवलप्ड कंट्रीज में कम हो रही है। तो स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग कर रहे हैं तो ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा प्रोपोगेट होंगे, बहुत फास्ट। सेकेंड इज ओबेसिटी, मोटापे से भी बहुत जल्दी हो जाता है। इसके बारे में और भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ब्लड प्रेशर किसी को हो, ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, जिससे हार्ट की ब्लॉकेजेस बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती जाती हैं, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। डायबिटीज, इंडिया इज नथिंग बट द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट्स इंडिया में ही पाए जा रहे हैं। आजकल बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां अवेलेबल हैं जिनसे डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, तो दैट इज अनदर कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर। उसके बाद खान पान, यू नो व्हाट इज योर कोलेस्ट्रॉल इनटेक। हाई कोलेस्ट्रॉल भी ब्लॉकेजेस की तरफ मींस आदमी को पुश करता है, तो वो एक और प्रॉब्लम है। देन देयर इज स्ट्रेस, एंजाइटी, पीयर प्रेशर, यू नो टाइप ए पर्सनैलिटी। आजकल पोल्यूशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हो रहा है। आप ये देखोगे जब भी पोल्यूशन के लेवल्स बढ़ जाते हैं, स्पेशली वेयर वी आर स्टेइंग यू नो इन द दिल्ली एनसीआर एरिया, तब हार्ट अटैक के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, केसेस बढ़ जाते हैं। सो देयर आर मल्टीपल वेज इन यू नो वेयर समथिंग कैन बी डन, जहाँ पे आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो भी मुझे ज्यादा रिस्क है, एंड देन यू कैन यू नो टेक करेक्टिव एक्शन, और आप उस राह पे चलो जहाँ पे आपको कोई हेल्प करे और आप उससे बच सकते हो। बिल्कुल। आपने टाइप ए पर्सनालिटी कहा, ये क्या होता है? जो लोग बहुत ज़्यादा हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, हर काम को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ में एक्सेल करने की कोशिश करते हैं, है ना, उनमें भी ये अक्सर पाया गया है कि ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, हार्ट की भी। आपने जितने हमें डॉक्टर प्रॉब्लम्स बताए वो सारे तो ऐसे हैं जिनको हम बदल सकते हैं, मॉडिफाइबल है। इसमें ऐसा कुछ है कि आप एडवाइस देंगे हमारी ऑडियंस को कि अगर आपको हार्ट ब्लॉकेजेस से बचना है तो ये मॉडिफाइबल रिस्क को तो आप अभी से ही करेक्ट कर सकते हैं? करेक्ट। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन करने के लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर नॉलेज ही नहीं होगी तो आपको पता कैसे चलेगा? सो यू नो प्रोग्राम्स आप जैसे कर रहे हो, इनको देख के आदमी को बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है। किताबें पढ़ के, इंटरनेट पे बहुत सारी अवेलेबल नॉलेज है, लेकिन उसको भी आपको एक यू नो क्लासिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा एक सोर्स है जो ट्रुथफुल है ना, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स भी हैं यू नो विच आर फ्लोटिंग अराउंड। तो इन सब चीज़ों को देख के आप कर सकते। देन रेगुलर ब्लड टेस्ट करना, है ना, रेगुलर ब्लड टेस्ट। आजकल इतने सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं हर जगह पे, जहाँ पे आपको डायबिटीज को डिटेक्ट किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर एपरेटस अवेलेबल है, वो आप उसको खरीद कर रख सकते हो घर में, अपना बीपी टाइम टू टाइम चेक कर सकते हो, लिपिड प्रोफाइल चेक कर सकते हो, है ना। बहुत सारी चीजें करी जा सकती हैं जहाँ पे आप खुद को एक सही रास्ते पे लाने के लिए बहुत सारा काम कर सकते हो। बिल्कुल। आपने जो भी रिस्क फैक्टर्स बताए, इसमें अगर किसी ने समझ लिया कि हाँ वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो जरूरी है कि उनको सिम्टम्स भी आएंगे या हार्ट ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम एसिम्प्टोमेटिक भी रह सकती है? हार्ट नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिम्टम्स आएंगे, लेकिन उसकी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो इसके पहले कि प्रॉब्लम क्रिएट हो उसके पहले ही काम करना जरूरी है। जैसे आपने बताया कि कई लोगों में जैसे डायबिटीज होती है, उसमें आपको पेन अप्रिशिएट करने की एबिलिटी ही खत्म हो जाती है। तो कई बार डायबिटीज के पेशेंट का जब ईसीजी होता है तो पता चलता है इसको तो किसी टाइम पे हार्ट अटैक हो चुका है, वो कह रहे मुझे तो कभी दिक्कत ही नहीं हुई। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम टू टाइम चेक करते रहो। डायबिटीज में स्पेशली यू नो हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत होते हैं जो पेनलेस हो सकता है, आपको पता ही ना चले। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें जो आपने बताया रिस्क फैक्टर्स वगैरह सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। सिम्टम्स अगर हम जानना चाहें तो वो कैसे परसिस्ट करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे हार्ट ब्लॉकेजेस का? करेक्ट। सो सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है दैट इज चेस्ट पेन। चेस्ट पेन और सबसे पहले एक्सर्शनल चेस्ट पेन होता है। दैट मीन्स जब आदमी बैठा होता है तब वो ठीक होता है, लेकिन जब वो चलता है या सीढ़ियाँ चढ़ता है तो बोलता है कि मेरे को चेस्ट में हैवीनेस लगने लगती है। थोड़ा भी चलना और सीढ़ियाँ चढ़ने पर नहीं, पहले तो शुरू में तो ज्यादा चलने पे होगा, लेकिन अगर वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा, रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं करेगा, तो धीरे धीरे उसकी एक्सरसाइज की कैपेसिटी जो वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। पहले उसको लगेगा जी कि जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता था तब होता था, लेकिन अब तो मैं वॉशरूम जाता हूँ तो भी हो जाता है। तो चेस्ट पेन सबसे कॉमन सिम्टम है। यूजली लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन है, लेकिन राइट साइडेड भी हो सकता है। दोनों कंधों में भारीपन आ सकता है,
लेफ्ट आर्म में क्लासिकली पेन हो सकता है, ये नहीं कि राइट आर्म में नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है। जॉ में पेन हो सकता है, गले में चोकिंग सेंसेशन लग सकती है, पसीने छूट सकते हैं। और ये सब जरूरी नहीं कि क्लासिकल यही सिम्टम्स होंगे। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसको हम एंजाइना, इस पेन को एंजाइना कहते हैं, जहाँ पे डिमांड सप्लाई मिसमैच है। जब बैठे हैं तो डिमांड सप्लाई दोनों मैच है, जब चला डिमांड बढ़ी सप्लाई नहीं हुई तो दिक्कत होगी, फिर रुक गए ठीक हो गया। क्लासिकली बताएगा चलता हूँ पेन हो जाता है, रुक जाता हूँ, ठीक हो जाता है। बट इट्स नॉट ऑलवेज एसेंशियल कि यही होगा। कुछ एंजाइना इक्विवेलेंट भी होते हैं, सांस फूल जाना, कि चले सांस फूल गई, पेन कुछ नहीं है लेकिन सांस फूल रही है, रुक गए फिर ठीक हो गया, दैट मीन्स अगेन डिमांड सप्लाई मिसमैच है। प्लेन इनडाइजेशन, लोग सोच रहे हैं गैस है। बहुत सारे हमारे पास इमरजेंसी में लोग आते हैं जिनको हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक हो रहा होता है लेकिन वो गैस ही समझ के बैठे रहते हैं घर में। सो अनएक्सप्लेन्ड स्वेटिंग, अनएक्सप्लेन्ड एकदम से फटीग हो गया। ऐसे कई लोग आए हमारे पास, जब बताया कि हम सामान शिफ्ट कर रहे थे, एकदम से इतनी थकान लगी कि उसके बाद सामान शिफ्ट ही नहीं कर पाए, उसके ईसीजी करके देखा तो उसको हार्ट अटैक हो रहा। तो बहुत सारी चीजें एंजाइना इक्विवेलेंट भी होती हैं और इनको कभी भी ओवरलुक नहीं करना चाहिए। सिंपल टेस्ट के साथ आपको पता चल सकता है एंड यू कैन सेव योर ओन लाइफ और योर नियर एंड डियर वंस। बिल्कुल। इसमें मेल और फीमेल में लक्षण अलग आते हैं या मोर और लेस सेम रहते हैं? नहीं, दे आर मोर और लेस द सेम, बट लेडीज में ये देखा गया है कि लेडीज में यूजुअली इनको ओवरलुक कर दिया जाता है ना। एल्डरली लेडीज में खासकर ओवरलुक कर दिया, उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यंगस्टर्स में भी हार्ट ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम हो सकती है या ये ओल्ड एज की ही प्रॉब्लम है? पहले के ज़माने में ज़्यादा ओल्ड एज की प्रॉब्लम थी, लेकिन आज वाले टाइम में यंगस्टर्स में भी कार्डियक डिजीज बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। आई थिंक मेनली उसमें अर्लियर ऑनसेट ऑफ डायबिटीज, अर्ली ऑनसेट ऑफ ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग विच इज रैम्पेंट, स्ट्रेसफुल लाइफ एंड वर्किंग इन इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है एंड डिमांड सप्लाई इश्यूज आर देयर, सो दैट ऑलवेज क्रिएट्स अ ट्रबल फॉर देम। अगर जैसे किसी को लक्षण ये आ रहे हैं, चांसेस है कि पहली बार में ही हार्ट अटैक हो सकता है या कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, या हार्ट ब्लॉकेजेस बन रहे तो आपको चांसेस देते हैं वो? बहुत बार चांस देते भी हैं लेकिन कई बार चांस नहीं भी मिलती। एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं सडन कार्डियक डेथ, वो सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन है हार्ट ब्लॉकेज का। तो लेकिन कुछ भी अगर सिम्टम्स आ रहे हो तो बहुत आसानी से उसको ओवरलुक नहीं करना चाहिए सोच के कि गैस है। बहुत लोग घर में बैठ के कोई एसिडिटी की दवाई खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं और ओवरलुक कर लेते हैं। जस्ट रिसेंटली वी हैड अ यंग पेशेंट विद अस, उसको बैक में कुछ पेन हो रहा था, वो फिजियोथेरेपी कराता रहा, पेन किलर खाता रहा, हो रहा था हार्ट अटैक, एंड ही केम टू अस ऑलमोस्ट अबाउट 4-5 डेज लेट। और उस टाइम पे हार्ट का फंक्शन बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोसीजर करके भी फायदा नहीं होता। तो कार्डियोलॉजी में एक सेइंग है, टाइम इज मसल। जितनी जल्दी आप आओगे उतना ज़्यादा हार्ट की मसल को सेव किया जा सकता है और वो ही आपको आगे जाके हेल्प भी करता है। ब्लॉकेजेस क्या पूरे हार्ट में बन सकते हैं या कोई स्पेसिफिक चैम्बर से कि इसी में बनते हैं? करेक्ट। सो मैं आपको एक बताता हूँ, हार्ट के अंदर 4 चेंबर हैं जो बेसिकली ब्लड को पंप करते हैं। ठीक है। लेकिन इन चेंबर्स को काम करने के लिए जो आर्टरीज जो होती हैं वो हार्ट की सरफेस के ऊपर रन करती हैं। तो ब्लॉकेजेस जो होती हैं वो इन आर्टरीज के अंदर आती है, ना कि चेंबर के अंदर। अच्छा। हाँ जी। तो इसमें अगर जैसे हमें समझना हो कि हमारे हार्ट में जो ब्लॉकेजेस बने हैं वो माइल्ड है, मॉडरेट है या बहुत ज़्यादा सीवियर है कि बहुत ज़्यादा ही हमारे हार्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा? कोई टेस्ट है कंफर्म करने के लिए? करेक्ट। सो एक तो सिम्टम्स, है ना, अगर बिल्कुल ही जरा सा भी चला नहीं जा रहा, इसका मतलब कोई ना कोई सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज तो जरूर है। कोई मिनिमल एक्टिविटी देखा, बाथरूम में नहीं जा पा रहे, दिस इंडिकेट समथिंग इज ग्रॉसली रॉन्ग। ठीक है। सेकंड, आप जब ईसीजी इको में तो आपको एक आइडिया लग जाता है हार्ट का फंक्शन कैसा है, कोई पुराना कार्डियक इवेंट तो नहीं हुआ, बट लेकिन अगर कंफर्मेटरी करना है आपको ब्लॉकेज देखने के लिए तो आपको कोई ना कोई इमेजिंग टेक्निक को यूज करना ही पड़ेगा। इमेजिंग टेक्निक के अंदर आपके पास 2-3 चीजें हैं, जैसे आजकल सीटी कॉर्नरी एंजियो है जिसमें आप एक कॉन्ट्रास्ट देके सीटी स्कैनर से नॉन इन्वेजिवली देख सकते हो कि ब्लॉकेज कितनी है। लेकिन अगर कंफर्मेटरी उसको और आगे करना है तो फिर हो सकता है एंजियोग्राफी की जरूरत पड़े। ठीक है, जो ट्रेडिशनल है। इसमें डॉक्टर बहुत सारे लोग ना घरेलू नुस्खे अपनाते हैं ब्लॉकेजेस को खत्म करने के लिए, जैसे कुछ लोग अर्जुन की छाल का इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसे बहुत सारे हमें यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस दिखाई देते हैं बड़े बड़े थंबनेल के साथ कि आप ये करिए तो आपके दिल के ब्लॉकेजेस सही हो जाएंगे, जितनी गंदगी जमा है तुरंत निकल जाएगी, फ्लश आउट हो जाएगी। ये सारे हेल्प करते हैं, मदद करते हैं? मेरे ओपिनियन में तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते, है ना, क्योंकि ऐसे तो व्हाट्सएप स्कूल ऑफ मीन्स ये बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, आप ये खाइए वो खाइए, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हार्मलेस जैसी चीज़ें हैं, किसी ने कोई फ्लैक्स सीड्स खा लिए, ये खा लिए, दे विल नॉट हार्म यू इन एनी वे। बट आई थिंक बेटर रहेगा कि आप एक मेडिकल प्रोफेशनल के साथ बात करके आप करो, क्योंकि कई बार ये जो सिम्टम्स होते हैं और ये डिजीज़ है ये अनफॉरगिविंग होती है। एक बार इवेंट हो जाए देन वन में रिपेंट कि अगर मैं पहले करा लेता तो बेटर था। आई थिंक घरेलू नुस्खों को एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करना चाहिए।
अगर कंफर्म हो गया कि इनके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं, नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट फिर कैसे शुरू होता है, क्या डिसाइड होता है? तो इट ऑल डिपेंड्स कि ब्लॉकेजेस कहाँ पे हैं, कितनी ब्लॉकेज है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो ब्लॉकेजेस बहुत माइल्ड टू मॉडरेट है तो हर चीज़ का मतलब ये नहीं कि ऑपरेशन होगा ही होगा, हाँ। आप उसको दवाइयों पे भी रख सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। और एक चीज़ लोगों को समझनी पड़ेगी कि कोई भी दवाई मार्केट में ऐसे नहीं आ जाती, दे हैव गॉन थ्रू फेजेस ऑफ ट्रायल्स, कई ट्रायल होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फिर उसकी एनालिसिस होता है, फिर उसका पोस्ट मार्केटिंग एनालिसिस होता है, उसके बाद ही वो दवाई या मॉलिक्यूल मार्केट में आता है। अगर 1 लाख मॉलिक्यूल कोई कंपनी डेवलप कर रही है, उसमें से एक ही मॉलिक्यूल ऐसा होगा विच विल सी द लाइट ऑफ द डे, है ना। तो ये दवाइयाँ टाइम टेस्टेड हैं, दे आर सेफ। यस, किसी भी दवाई का साइड इफेक्ट जरूर हो सकता है, तो उसको क्लोज मॉनिटरिंग में देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और दवाइयाँ खाना बहुत जरूरी है। और फिर जो भी मीन्स अगर ब्लॉकेज अगर ज़्यादा है तो उसको अगर एंजियोप्लास्टी से या बाईपास सर्जरी से ट्रीट करना है, वो फिर उसके बाद ही डिसाइड होगा। आपने कहा लोकेशन में डिसाइड करता है ब्लॉकेज का कि आपको किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हम कैसे समझे कि किस लोकेशन में ब्लॉकेजेस हैं, तो हम दवाइयों के सहारे चल सकते हैं या अब तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा? सो ये जो आर्टरीज होती हैं, ये शुरू में आती हैं, फिर ये धीरे 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 नीचे चली जाती हैं, इनका साइज भी छोटा होता है, फिर इनकी और ब्रांचेस भी होती हैं। सो नॉर्मली यही ट्राई किया जाता है कि अगर ब्रांचेस में डिजीज हैं, जो ब्रांचेस बहुत ज़्यादा छोटी हैं या आर्टरी बहुत नीचे जाके ब्लॉक है, तो उसमें हम यूजुअली अवॉइड करते हैं कोई इंटरवेंशन करना, उसमें दवाई से काम चलाया जा सकता है। लेकिन अगर सोर्स के ऊपर ही प्रॉब्लम आ रही है ना, कि जहाँ से मेन सप्लाई आ रही थी वहीं पे अगर ब्लॉकेज है, फिर उसको ट्रीट करना ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आर्टरीज बहुत डिफ्यूजली डिजीज है, देखो पूरी ही ब्लॉक्ड है, कितने स्टेंट लगाओगे ना, फिर जितने स्टेंट लगेंगे रीब्लॉकेज का रिस्क है, ग्राफ्ट लगाना दिक्कत हो जाता है ना, विच इज़ वेरी कॉमन इन इंडियन सिनेरियो। हमारे यहाँ पे बीमारी जल्दी भी होती है, बहुत ज्यादा डिफ्यूज भी होती है, और हमारे आर्टरीज के साइजेस भी एज कम्पेयर टू वेस्टर्नर्स बहुत छोटे होते हैं। हाँ। तो ट्रीटमेंट उतना ही मुश्किल हो जाता है इंडियन सिनेरियो में, है ना। सो अगर आर्टरीज बहुत प्रॉक्सिमली ब्लॉक्ड है शुरू में, तो वहां इंटरवीन करना विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर पेशेंट। दवाइयां तो चलती ही रहेंगी। जो आपने कहा मेडिसिन देने होते हैं, तो दवाइयाँ कितनी होती होंगी, मतलब डोज कितने होते होंगे? दवाइयों को लेने का कोई सही तरीका, कि इस टाइम पर खा रहे हैं तो किन बातों का ख्याल रखें? क्या लाइफ टाइम चलती हैं दवाइयाँ या बंद भी हो सकती हैं हार्ट ब्लॉकेजेस के लिए? करेक्ट। सो सपोजिंग किसी की एंजियोप्लास्टी हो गई या उसकी बाईपास सर्जरी हो गई, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो लाइफ लॉन्ग चलनी होती हैं, जिसमें कुछ सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड थिनर्स, राइट। एस्पिरिन सबको पता है, और भी 1-2 दवाइयाँ हैं जो आपको चलनी होती हैं। पहले साल में हो सकता है 2 दवाई चले ब्लड थिनर, उसके बाद सिंगल हो जाए। ठीक है। फिर एक होती है दवाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने की, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जो ब्लॉकेजेस हैं वो वहीं पे रुक जाएं, कुछ हद तक कम हो जाएं जो ऑलरेडी थी, और नई ब्लॉकेजेस ना आए, और कोलेस्ट्रॉल भी आपका कंट्रोल हो जाए। बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं जिसको आपको मीट करना होता है। थर्ड, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हार्ट को रीमॉडल करने में हेल्प करती हैं, है ना। उनका नाम है एस इनहिबिटर्स हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, इन नाम की दवाइयाँ, वो भी खाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ देती हैं, जो आपको एंजाइना से हेल्प करती हैं। तो अगर एक बार एंजियोप्लास्टी या बाईपास हो गई और पेशेंट को आराम आ गया, तो आप धीरे धीरे अंडर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग इन दवाइयों को धीरे धीरे कम भी कर सकते हो। इन द मीन टाइम आपको उसका टाइमिंग का ध्यान रखना है, कोई दवाई मिस नहीं करनी, और टाइम टू टाइम डॉक्टर से मिलकर समझना है कि कौन सी दवाई इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। इन द मीन टाइम कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज है, उसको बहुत मेटिकुलसली कंट्रोल करना है, क्योंकि दैट में बी द मेन रीजन कि क्यों ब्लॉकेज हो रही है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी है। अभी जैसे हम लोगों ने दवाई पर बात कर ली, आपने कहा था कि कुछ लोगों में दवाइयों से नहीं सही होता है तो आप सर्जरी या ऑपरेशन रेकमेंड करते हैं। अगर किसी के हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं तो उसके लिए अगर ऑपरेशन करना ही है तो क्या होता है नाम, कैसे होता है प्रोसेस, क्या करना होता है पेशेंट्स में, इवैल्यूएट करके आप लोग कैसे बताते हैं? करेक्ट। सो बेसिकली दवाइयां तो सबको चलनी है किसी हार्ट का, सो दैट विल बी यूनिवर्सल। ठीक है। इसके आगे आपको डिसाइड करने की क्या इसको एक एंजियोप्लास्टी की जरूरत है या एंजियोप्लास्टी के लाइक डिजीज नहीं है और बाईपास की जरूरत है। तो ब्रॉड तो यही 2 चीजें होगी। एंजियोप्लास्टी में करते ही हैं कि हाथ में से, आजकल तो हाथ से करते हैं, या पैर में से जाके एक वायर क्रॉस करके आप वहां पे एक स्टेंट को डिलीवर कर देते हो। स्टेंट इज नथिंग बट अ मेटल स्कैफोल्डिंग। जैसे एक पेन की रिफिल की जो आसपास होती है, जो चीज होती है, जो स्प्रिंग होता है, उसी टाइप का डिफ्लेटेड स्टेट में होता है, फिर आप उसको वहां पे जाके खोल देते हो। और आजकल स्टेंट्स भी बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो गए, बहुत पतले होते हैं, अगर गिर जाए तो हम ढूंढ भी नहीं पाएंगे। उसको वहां जाके प्लेस करते हैं, और वो स्टेंट के ऊपर कोई ना कोई दवाई लगी होती है, वो दवा धीरे धीरे ड्रग को एल्यूट करते रहते हैं वहां से, मतलब आर्टरी के अंदर, और उसमें रीब्लॉकेजेस के चांसेस कम हो जाते हैं। इसका बैकग्राउंड मैं आपको एक बार बताता हूँ ताकि सब लोग अच्छे समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। सबसे पहले जब ब्लॉकेजेस आई तो एंजियोप्लास्टी तो थी नहीं। ठीक है।
फिर एक स्विस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंड्रियास ग्रुंजिंग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वायर डाली और एक बैलून लेके उसको इन्फ्लेट कर दिया वहां पे, तो उन्होंने ब्लॉकेज को खोल दिया, फिर बैलून को बाहर निकाल दिया। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब आप उसको निकालते थे, भाई ये कोई, इट इज नॉट अ मेटल, इट्स अ वेरी सॉफ्ट टिश्यू, तो वो धीरे धीरे इलास्टिक रिकॉइल होकर फिर से बंद हो जाता था। अब लोगों ने सोचा इसको कैसे ठीक किया जाए, तो लोगों ने सोचा कुछ ऐसी चीज की जाए कि बैलून करने के बाद वहां को छोड़ दिया जाए, तभी स्टेंट का कॉन्सेप्ट आया। तो सबसे पहले स्टेंट जो था वो मेडिकल स्टेनलेस स्टील का स्टेंट बनने लगा। अच्छा, राइट, तो वहां छोड़ के आ जाते थे, तो इलास्टिक रिकॉइल की प्रॉब्लम खत्म हो गई। लेकिन जब आप फॉरेन मटेरियल छोड़ोगे तो बॉडी भी तो कुछ रिएक्शन करेगी, तो पता चला कि वो रीब्लॉकेज उसमें हो जाती थी 30% लोगों में। अच्छा। फिर लोगों ने सोचा अब क्या करें, तो उन्होंने स्टेंट को कोट करना शुरू कर दिया गोल्ड के साथ, कोबाल्ट के साथ, बहुत सारी चीजें ट्राई करी। उससे पता चला कुछ तो कम हुआ, लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। देन इंसिडेंटली समबडी फाउंड आउट कि जो कैंसर की दवाई होती है, जो भी हम कैंसर के पेशेंट्स को देते हैं, वो बेसिकली करती क्या है, एक किसी भी सेल की एक सेल साइकिल होती है, उस सेल साइकिल को ब्लॉक कर दिया तो सेल आगे डिवाइड ही नहीं कर पाता। तो लोगों ने सोचा स्टेंट के ऊपर आप कैंसर की दवाई लगा दो। अच्छा। इसी को ड्रग कोटेड स्टेंट कहते हैं, जो ड्रग कोटेड, और ये ड्रग को छोड़ता है, कौन सी ड्रग को छोड़ता है, कैंसर की दवाई है। तो जब वो वेसल वॉल के अंदर छोड़ता है तो सेल साइकिल ब्लॉक हो जाती है, तो रीब्लॉकेज कम हो जाती है। तो रीब्लॉकेज रेट्स जो पहले 50% थे, फिर स्टेंट के साथ 30% हो गए, वो गिर के 5 to 7% पे आ गए आज की तारीख में। इनफैक्ट पहला जो स्टेंट था ड्रग कोटेड, उसका नाम था सिफर मीन 0। बट जैसे जैसे टाइम गया पता चला कि ये 0 नहीं है, 5 to 7% है। तो आज की तारीख में अराउंड 5% रीब्लॉकेज के रिस्क रहते हैं विद इन द फर्स्ट 9 to 12 months। लेकिन अगर किसी की आर्टरी की ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा है, देखा सारी आर्टरी ब्लॉक है, फिर तो कितने स्टेंट्स लगाएंगे, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। 5-7% है, ज्यादा लगाते जाओगे तो और इस बढ़ता जाएगा। उस केस में यू कैन डू अ CABG, इसका नाम है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी। हार्ट आदमी की अपनी ही आर्टरी या वेन लेके उसको ब्लॉकेजेस को बाईपास कर, जैसे किसी सिटी में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, आप उसको बाईपास बना देते हो, सिमिलर इसको भी बाईपास किया जाता है और पेशेंट को अच्छी ब्लड सप्लाई मिलके सिम्टम से रिलीफ मिल जाता है। हमें थोड़ा सा और इस बाईपास सर्जरी के बारे में बताइए, जैसे हार्ट ब्लॉकेजेस को ट्रीट किया जाता है। करेक्ट। सो बाईपास सर्जरी जो होती है वो मोस्टली चेस्ट को सेंटर से ओपन करके करी जाती है, लेकिन आजकल मिनिमली इन्वेजिव कॉर्निया आर्टरी सर्जरी भी कर सकते हैं, जहां पे अगर एक सपोजिंग सिंगल ग्राफ्ट लगाना है तो आपको पूरी चेस्ट खोलने की जरूरत नहीं है, रोबोटिक तरीके से भी किया जा सकता है। और इसमें 2 टाइप के ग्राफ्ट यूजली लगाए जाते हैं। एक तो होते हैं आर्टीरियल ग्राफ्ट, ठीक है, जो बहुत लंबे टाइम तक काम कर जाते हैं। आप देखोगे किसी भी पेशेंट की रिपोर्ट, उसको एक इंटरनल मेमोरी आर्टरी होती है, वो हमेशा लगाते हैं मेन उस पे, वो सालों साल काम कर जाती है। कभी रेडियल आर्टरी ले लेते हैं, तो बहुत सारी आर्टरीज हैं जो आप सिक्योर कर सकते हो और वहां पे लगा सकते हो। और कुछ वेन्स भी लेते हैं हम लोग, जैसे कईयों के पैर में से आप लेते हैं वेन लेके, सेफनस वेन होती है यहाँ पे, उसको भी उल्टा करके लगा दिया जाता है हार्ट के वहां पे और वो बाईपास करता है। तो ये सब तरीके हैं उसको बाईपास। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि किस में एंजियोप्लास्टी करेंगे और किस में बाईपास सर्जरी करेंगे? तो अगर तो तीनों आर्टरियां ब्लॉक हैं, सीवियरली डायबिटिक है, मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, तो उसमें बाईपास ही बेटर रहता है। लेकिन अगर एक आइसोलेटेड ब्लॉकेज है या किसी को एक्यूट हार्ट अटैक हो गया, उस टाइम पे बाईपास करने में तो बहुत टाइम लगेगा ना, उसको प्रिपेयर करने में, अनलेस उसमें कैटास्ट्रोफिक डिजीज है कि अभी बाईपास के लिए रात को ही शिफ्ट करना है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट सर्जन्स भी अवॉइड करते हैं कि एक ऑनगोइंग हार्ट अटैक में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर ना किया जाए, तो उस टाइम पे एंजियोप्लास्टी करना। अगर सिंपल डिजीज है, एक आध जगह 2 जगह, तो आप एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हो। एंजियोप्लास्टी के क्या साइड इफेक्ट्स और बेनिफिट्स होते हैं और बाईपास सर्जरी के क्या साइड इफेक्ट्स बेनिफिट्स होते हैं, समझना होगा तो। राइट, ऐसे कोई मेजर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट यस डेफिनेटली ये तो है कि जितना अवॉइड हो सके उतना किया जाए, क्योंकि नहीं तो एक फॉरेन मटेरियल आपकी बॉडी में इंसर्ट किया जाएगा। और अगर दवाइयों से इसको अच्छे से ट्रीट किया जाए, रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल किया जाए, देन दैट कैन सस्टेन यू फॉर योर एंटायर लाइफ, है ना। तो यही इसका है। हाँ, लेकिन ये है कि जहाँ पे एंजियोप्लास्टी की गई है उस साइड का ध्यान रखा जाए कि वहाँ से ब्लीडिंग ना हो, वहाँ पे स्वेलिंग ना हो जाए। जो पैर से करने में ज्यादा चांसेस होते हैं, ग्रॉइन से जब करते थे हम लोग, लेकिन अब हमने इसलिए उसको बंद करके हाथ से करना शुरू कर दिया। कोई मेजर ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अपार्ट के 5 to 7% रीब्लॉकेज रेट्स यूनिवर्सल हैं, चाहे किसी भी एंड ऑफ द वर्ल्ड में हो। बट अगर इस फैक्टर्स कंट्रोल किया जाए तो हम उसको और कम कर सकते हैं। न्यूएस्ट जनरेशन स्टेंट्स यूज करने चाहिए, जो सबसे बेस्ट अवेलेबल है, सारे इंडिया में अवेलेबल है। जो यूएस में अवेलेबल है, यूएस FDA अप्रूव्ड स्टेंट्स, वो DGCA अप्रूव्ड भी इंडिया में, तो वो सारे इजीली अवेलेबल है एंड एट क्वाइट रीजनेबल रेट्स। और बाईपास सर्जरी में आपको जो ध्यान रखना है, आपका वुंड कैसा चल रहा है, रिस्क फैक्टर्स आपने कंट्रोल किए नहीं किए, दवाइयां टाइम पे खा रहे हो कि नहीं खा रहे, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो उन सब चीजों का ध्यान रखना है।
रखना चाहिए। डॉक्टर इसमें ऐसा कुछ है कि आफ्टर कोविड या कोविड वैक्सीन की वजह से दिल में ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम आजकल यंगस्टर्स में बढ़ रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। ऐसा मिथ है बहुत ज्यादा। आई थिंक लार्जली मिथ ही है, वैक्सीन से तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। कोविड से डेफिनेटली कुछ, अब कोविड था क्या बेसिकली, कोविड जब नया नया आया तो इट वाज समथिंग जो हमने कभी देखा ही नहीं, हाँ, पता ही नहीं हमें। देखो द वायरस आल्सो डज नॉट वांट टू किल यू, है ना, क्योंकि अगर सपोजिंग एक्स वाई जेड को पर्सन को वाई डाइज तो वायरस आल्सो डाइज, है ना, वो तो वहीं उसका लाइफ साइकिल खत्म हो गई। सो इट वांट्स टू प्रोपोगेट इटसेल्फ, राइट। तो लेकिन हमने कभी उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं किया। उसके लिए तो वायरसेस वी आर किड्स फॉर देम। अगर हम यहाँ मिलियनियर्स हैं, दे आर हियर सिंस अ बिलियन ईयर, दे कैन आउटस्मार्ट अस एनी टाइम। उसके सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं है, राइट। इसलिए यही नहीं पता चले कि ट्रीटमेंट क्या करें। बट अल्टीमेटली व्हाट वर्क वाज स्टेरॉइड। तो हो क्या रहा था बेसिकली, कोविड वाज क्रिएटिंग अ सीवियर इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। सीवियर इन्फ्लेमेशन, जब आपने स्टेरॉइड दिया एंटी इन्फ्लेमेटरी तो वो काम करने लगा। सो जब इन्फ्लेमेशन क्रिएट होती है बॉडी के अंदर, वो सिर्फ ऑर्गन्स में नहीं होती, जो आर्टरीज, वेन्स, इनमें भी इन्फ्लेमेशन क्रिएट होती है। और इन्फ्लेमेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि वो ब्लॉकेजेस को प्रोपोगेट कर सकता है, आर्टरी में रप्चर कर सकता है, और तभी हार्ट अटैक्स की थोड़ी प्रोपेंसिटी बढ़ गई है। ये बात है। लेकिन आई थिंक पर से वैक्सीन से तो बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीन आर वेरी सेफ। वैक्सीन हैव सेव्ड मोर लाइव्स देन एनीथिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आई थिंक वी शुड नॉट बी एवर्स टू टेकिंग एनी फॉर्म ऑफ वैक्सीन। तो अगर किसी ने सर्जरीज वगैरह अपनी करा ली है या फिर एंजियोप्लास्टी हो गई है, इसके बाद कुछ डाइट में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि कौन सी चीजें खाने की मनाही हो जाती है, या कुछ ऐसे खाने जो आफ्टर मतलब ट्रीटमेंट आपको हील करने में मदद करता है? करेक्ट। सो आई थिंक हैविंग अ सिंपल लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप घर का नॉर्मल खाना आराम से खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट। सॉल्ट के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया डबल सॉल्ट खा रही है जो खाना चाहिए। आई थिंक इंडिया में ट्रिपल खाते होंगे। ट्रिपल, यू आर राइट। सो जो वर्ल्ड की रिकमेंडेशंस हैं, 4.5 ग्राम्स सोडियम से ज्यादा नहीं खाना चाहिए इन अ डे। हाँ, मिलीग्राम सोडियम या 5 ग्राम सॉल्ट। लेकिन जो एवरेज वर्ल्ड में देखा गया इसका डबल है। हम एटलीस्ट 10 ग्राम सॉल्ट हर रोज खा रहे हैं। सॉल्ट से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, किडनी की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और उससे कार्डियक डिजीज होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो सॉल्ट का इंटेक रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा सॉल्ट खाएं। जो नॉर्मल सॉल्ट मिल रहा है दैट इज फोर्टिफाइड विद आयोडीन, विच इज अ रीजनेबली गुड सॉल्ट, राइट। आयोडीन इसलिए डालना पड़ा कि गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत सारे केसेस गोइटर के हो रहे हैं। अब कैसे आयोडीन लोगों को दिया जाए? So somebody came up with an idea कि why not fortify या ऐड कर दिया जाए सॉल्ट को आयोडीन के साथ। तो आप देखोगे उस पे लिखा है आयोडाइज्ड नमक। So that is perhaps one of the best. ठीक है। Now the new vogue which is there, जो नया लोग देख रहे हैं, there are two types of things. One is called rock salt, other is called Himalayan salt. Himalayan salt is nothing but pink salt. Rock salt is nothing but सेंधा नमक। हाँ। इनमें प्रॉब्लम ये है कि इनके आयोडीन है ही नहीं, बट बाकी मिनरल्स अच्छे हैं। टेस्ट ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो बेटर लगता है। सो आई थिंक बेस्ट स्ट्रेटेजी विल बी कि आप उनको चेंज कर सकते हो या ऐड करके फ्लिप कर सकते हो, और सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो अगर आपको टेबल पे नमक कम लग रहा है तो ऐड मत करो। अच्छा, जो है उसी से चलना। तो एक तो चीज ये हो गई। सेकंड इज अल्कोहल। WHO सेज नो अल्कोहल इज सेफ, राइट। WHO तो क्लियर कहता है कि अल्कोहल बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए, उससे कैंसर्स भी हो सकते हैं, कोलोन का कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, सो मेनी प्रॉब्लम्स व्हिच आर देयर। बट जो ACC AHA है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, वो लोग कहते हैं 1 ड्रिंक पर डे फॉर अ फीमेल एंड 2 ड्रिंक्स पर डे फॉर अ मेल आर अलाउड इन रीजनेबल अमाउंट्स, राइट। एंड 1 ड्रिंक है क्या? 1 ड्रिंक एक्चुअली वहां पे तो सब कुछ आउंसेस में किया जाता है। 1 ounce is 30 ml. अच्छा। So it is 30 ml of a regular spirit and about I think 140 ml of wine or 360 ml of beer is allowed as one portion. So 2 portions a day are allowed. Many people also follow the rule of 1, 2, 3. That means एक ड्रिंक पियो तो 1 घंटे से कम में मत पियो। अच्छा। 2 ड्रिंक से ज्यादा एक दिन में नहीं पीनी, और 3 days in a week आपको एब्सटेन करना है। So 1, 2, 3. तो ये अल्कोहल हो गया। ठीक है। फिर जो कॉमन चीज है कि घी के बारे में, अब जो रिकमेंडेशन है दैट इज 10% से ज्यादा घी नहीं होना चाहिए फूड के अंदर। अब 10% को तो क्वांटिटेट करना बहुत मुश्किल है। सो यू कैन गेट एन अप्रॉक्सीमेट आइडिया। देन मेनी पीपल आस्क अबाउट ऑयल्स। अब ऑयल का भी बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि कोई भी ऑयल तो परफेक्ट है नहीं, लेकिन जो ऑयल्स अनसैचुरेटेड फैट्स में रिच हैं और सैचुरेटेड फैट्स में कम है, दे आर द बेस्ट, राइट। मैं बता रहा हूँ, अनसैचुरेटेड फैट्स में 2 टाइप के हैं, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली, दोनों ही ठीक है, या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो उसके अंदर जो कच्ची घानी तेल होता है, कच्ची घानी मींस नथिंग बट
जब आप सीड को जब आप उसको करते हो तो जो ऑयल निकलता है दैट इज कच्ची धानी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्योर वर्जिन ऑयल। तो आपका ऑलिव ऑयल इज वन ऑफ द बेस्ट, एवोकाडो ऑयल इज वन ऑफ द बेस्ट। तो ये सब अच्छे हैं, लेकिन आजकल जो वेजिटेबल ऑयल्स मिलते हैं, कॉर्न, कैनोला, पाम, दे कैन बी यूज्ड इन मॉडरेशन। ठीक है, ग्राउंडनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल इज वेरी रिच इन सैचुरेटेड फैट्स, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और आप ऑयल्स को फ्लिप कर सकते हो, मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं, बहुत यूज होता है, कर सकते हैं ऐसा, यू कैन यूज। फिर उसके बाद आ गया स्मोकिंग। एब्सोल्यूट नो, बिग नो, एब्सोल्यूट नो। अल्कोहल में तो फिर भी प्रोविजन है, बट स्मोकिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। और नॉट इवन अ सिंगल सिगरेट। सिगरेट्स पीने से आपके ब्लड के अंदर क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, बाकी दवाइयां भी इनइफेक्टिव हो जाएंगी, राइट। तो स्मोकिंग इज एन एब्सोल्यूट नो। बाकी वेट कम करना बहुत जरूरी है, और रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है ना, हाफ एन आवर पर डे ऑन मोस्ट डेज ऑफ द वीक। किताब में ऐसे लिखा, उनको पता है रोज नहीं कर सकता आदमी, तो एक रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है। पॉल्यूशन से बचना जरूरी है, राइट। आप एयर प्यूरिफायर यूज कर लो, आप मास्क लगा लो, N95। ये सिंपल सर्जिकल मास्क लगाने से कुछ नहीं होगा, N95 तो आपको N95 मास्क लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉल्यूशन इज ऑल्सो इमर्जिंग एज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज। ओके, आपने एक्सरसाइज की बात की डॉक्टर, तो शुरुआत में हम लोगों ने जो सिम्टम्स डिस्कस किए थे उसमें ऐसा था कि थोड़ा सा भी चलने पर, एक्सर्शन पर सांस फूलने लग रही है, या बैठ मतलब सही से वो फंक्शन नहीं कर पा रहा इंसान, बैठ रहा है तो सही हो जा रहा है। फिर एक्सरसाइज कैसे करे अगर हार्ट ब्लॉकेजेस हैं? नहीं, जिसको हार्ट ब्लॉकेज है उसको तो पहले करेक्शन करने के बाद, पहले करनी ताकि हो ना, ठीक है। और अगर हो जाए तो उस टाइम पे अगर जरा सा भी चलने पे हो रहा है, फिर उसको मेडिकली या सर्जिकली जो भी ट्रीट करने वो करे, उसके बाद एक्सरसाइज करें। तो उसमें हेवी एक्सरसाइजेस अलाउड है या नहीं, पहले तो उसको ग्रेजुएटेड वे में करना चाहिए। पहले हल्के एक्सरसाइज शुरू करें, और ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको धीरे धीरे ओवर मंथ्स बढ़ाना चाहिए। नहीं कि आज किया और फिर अगले दिन उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, देखा कोई अननेसेसरी इवेंट हो गया, क्रिएट हो गया। आपने एक न्यूज में खुद देखा कितने लोगों को जिम में प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू डू टू मच एट वन गो। टू मच ऑफ हैवी एक्सर्शन भी जो होता है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो एवरीथिंग हैज टू बी डन इन अ ग्रेजुएटेड वे। Nothing can be done in a day. No knowledge can be gained in a day. No exam can be cleared in a day. So whatever has to be done in a gradual way. धीरे धीरे आप उसकी तरफ काम करो, और बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपको लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, आप ट्राई करते रहो, 3-4 महीने बाद आपको खुद ही इफेक्ट देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए। चांसेस है कि ट्रीटमेंट के बाद भी फिर से हार्ट ब्लॉकेजेस वापस आ जाए, हार्ट में ब्लॉकेजेस बन जाए? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप अपना सिर्फ आपने सोचा कि अब तो मैंने करा लिया, अब तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, एक अच्छी नॉलेज होना जरूरी है, अच्छी दवाइयां खाना जरूरी है, स्पूरियस दवाइयों से बचना जरूरी है, एंड बी इन रेगुलर टच विद द मेडिकल प्रोफेशनल। दे आर देयर टू हेल्प यू इन ईच एंड एवरी वे एंड गाइड यू। तो अगर ज्यादा फिर से ब्लॉकेजेस हो गए तो क्या फिर से एंजियोप्लास्टी या सर्जरी करानी पड़ती है, या कैसे? हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता। री एंजियोप्लास्टी भी होती है, और रीडू बाईपास सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है। वी ऑल नो दैट सम ऑफ द VIP पेशेंट्स ऑफ इंडिया, एक्स प्राइम मिनिस्टर आल्सो हैड अ रीडू बाईपास सर्जरी, सो दैट मे बी रिक्वायर्ड। इट्स नॉट दैट इट कैन नॉट बी डन, लेकिन जिसका बाईपास हुआ है उसमें रीडू बाईपास करना थोड़ा मुश्किल होता है। कई बार उसमें एंजियोप्लास्टी भी की जाती है ग्राफ्ट के अंदर। ठीक है, हाँ जी, हम खुद करते हैं। इसमें हम लोगों ने अब तक जो भी बातचीत की है, हम चाहते हैं डॉक्टर कि आप एक बार जरूर ये बताएं कि ओवरऑल रेड फ्लैग्स हम क्या देखें अगर दिल में ब्लॉकेजेस बन रहे हो, तो उसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, और अगर हार्ट में ब्लॉकेजेस बन गए हैं, हमने उसको लंबे समय तक इग्नोर किया है, ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस उससे हो सकता है? सो रेड फ्लैग्स तो सबसे पहले यही है कि यू हैव टू सी कि फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है। हाँ, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, फैमिली हिस्ट्री, और मेन्यूपॉज के बाद फीमेल्स, ये तो हमारे हो गए नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में रेड फ्लैग्स। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में रेड फ्लैग्स है अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड कोलेस्ट्रॉल, ऑनगोइंग सिगरेट स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्टिविटी, ओबेसिटी। बच्चों में इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, फास्ट फूड, लॉट ऑफ स्ट्रेस, तो ये सब रेड फ्लैग्स ही हैं। इन रेड फ्लैग्स को अगर अवॉइड किया जाएगा तो ही बीमारी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई सिम्टम्स आ जाते हैं तो उसको एसिडिटी और इन सब चीज़ों के ऊपर नहीं, मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, और एक प्रॉपर तरीके से उसको इवैल्यूएट करके ECG, एको है, TMT है, स्ट्रेस टेस्ट है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, उससे आप उसको पहले इवैल्यूएट करके देखो कि क्या प्रॉब्लम है, एंड देन सीक मेडिकल ओपिनियन कि उसको कैसे ठीक किया जाए। मेडिसिन्स, everybody does not require surgery. It is very important for doctor to know कि कब रुकना है ना। That is very important. That is where the medical science will help you कि जो evidence based medicine है उस हिसाब से किसको ऑपरेशन करना है, किसको ऑपरेशन नहीं करना है, और ऑपरेशन करना है तो फिर एंजियोप्लास्टी या उसको जो बाईपास जो भी करना है, और फिर उसके बाद भी आपको एक सही रास्ते पे आना है और मेटिकुलसली
आपको सब रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना और दवाइयाँ खाना जरूरी है। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना हाँ जी। बेहद ज़रूरी है, सो दैट हम अपने आप को भी, अपने फैमिली को भी इस तरह की प्रॉब्लम से बचा करके रख सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और इतनी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा करने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द Yeah, सेशन। thank you so much for inviting us. And there are all medical professionals are there to help you in each and every way. Yes. Very good facilities are available right next to you, and where good treatments are available in a very logical way. Lot of medical research is going on day in and day out. Yes. And everybody wants to help you. And with a little bit of knowledge, little bit of smartness, you can save your love and your loved ones, near and dear ones. Nobody can eat for you. Nobody can develop good habits for you. Nobody can abstain from good habits for you. Nobody can exercise. तो जो भी करना है आपको खुद ही करना है. Nobody but you yourself can change yourself. Exactly. Thank you so much doctor. Thank you so much for inviting. And thank you so much audience इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए. अगर आपके मन में हार्ट ब्लॉकेजेस से रिलेटेड कोई और सवाल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन के जरिए पूछिएगा. ऐसी और भी वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए NBT Life. Thank you.